नमस्कार दोस्तों, द टीचर शो के एपिसोड नंबर 51 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस शो के माध्यम से मैं आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस रक्षाबंधन आपका प्रेम, आपका स्नेह अपने स्वजनों के प्रति और मजबूत हो और बेहतर तालमेल बने। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका आज का शो शुरू करते हैं और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं जो महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संगीत के आचार्य हैं और बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। इसमें प्राचार्य हैं एक विद्यालय के और उनका नाम है प्रभुदत्त मिसिर मिसिर सर। मिसर मिसर कई सारे प्रभुदत्त मिसर सर कई सारे विषयों में उन्होंने संगीत और उससे नृत्य आदि के विषयों में बहुत सारी डिग्रियां ली हैं। बहुत लंबा अनुभव है आपको संगीत और नृत्य आदि का, और साथ ही आपने हजारों शिक्षकों को, हजारों छात्रों को इन विधाओं में ट्रेनिंग भी दी हुई है। बहुत लंबा अनुभव है आपका एनसीईआरटी, एससीईआरटी आदि संस्थाओं के साथ काम करने का, सीसीईआरटी के साथ काम करने का। तो हम स्वागत करते हैं आज के 51वें शो में श्री प्रभुदत्त मिसर जी का। और साथ में रोज की तरह हमारे साथ ऋषिकेश से जुड़े हैं हमारे को होस्ट और हमारे दोस्त बड़े भाई मुकेश प्रसाद बहुगुणा जी। बहुगुणा जी का भी स्वागत है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। 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 प्रभुदत्त जी को और उनके साथियों को प्रणाम। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। सर, आप हमारे शो में आए इसके लिए हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं और इसके साथ ही चाहते हैं कि आपकी जो संगीत की शुरुआत थी वो किस अवस्था से हुई, कौन कौन आपके प्रारंभिक गुरु रहे और कैसे आप इस विधा में बहुत अंदर तक चले गए, थोड़ा हमारे दर्शकों को सर बताइएगा। जरूर जरूर। बचपन में संगीत में रुचि थी और उस रुचि को हमें आगे बढ़ाया है हमारे बड़े पिताजी, दादा आदरणीय स्वर्गीय श्री कान्हा महाराज, श्री कृष्ण चंद्र जी मिसर। उन्होंने हमें सबसे पहले बचपन में शिक्षा दी संगीत की। वह संगीत के बहुत विद्वान थे। उनको हर कला में वो प्रवीण थे। उनका ये विशेष था, उनके हमारे दादा की। और उन्होंने गायन, वादन, बंसरी बजाना, तबला बजाना, हारमोनियम बजाना, गायन करना, वेदों में रुचि थी उनको। भगवत गीता उनकी मुखाग्र थी। हमारे बड़े भ्राता आदरणीय राजा मिसर जो अच्छे कवि हैं, उनके भी मैं आपको रचनाएं सुनाऊंगा। वो भी उनकी भी भगवत गीता मुखाग्र है। और ऐसे विद्वान और संगीत के गुणी जन हम जिसे कहेंगे, उनके द्वारा मैं सबसे पहले मैंने शिक्षा पाई। उसके पश्चात फिर स्कूल में जैसे जैसे गए तो गांधर्व विद्यालय की हमने कुछ परीक्षाएं में देते गया और फिर मैं विशारद हुआ। हमारे यहाँ बाजू में एक गांव है, वहां पे नेहते सर है, उनके यहाँ मैं विशारद हुआ। उसके बाद में हमारे यहाँ बुरहानपुर बाजू में मध्य प्रदेश में है, और वहां से मैं आदरणीय बालाजी वाले, उनके द्वारा मैं वहाँ विशारद की मैंने डिग्री प्राप्त की संगीत में। और उसके पश्चात फिर मैं एमए संगीत के लिए जलगांव गया। हमारी जलगांव की यूनिवर्सिटी है, वहां पर यूनिवर्सिटी में मैंने आदरणीय हमारे यहाँ के संगीत के प्राध्यापक आदरणीय श्री पक्की साहब, पक्की सर, संजय पक्की नाम है उनका, वो उनके द्वारा मैंने शिक्षा ग्रहण की और मैं संगीत में मैंने एमए की उपाधि प्राप्त की। जी, बहुत बढ़िया। आपके दो साथी हैं, इनका भी परिचय कर दे देते। मेरे साथ में तबले पर मेरे सहयोगी हैं आदरणीय इंद्रदत्त पंडित, सुरेश पंडित इनका ज्यादा प्रसिद्ध है। ये तबला भी बजाते हैं और तबले का काम भी करते हैं। अच्छा, ये आपके सामने इन्होंने खुद बनाए हुए हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और इनका परिवार भी यही काम में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वागत है आपका। ये दूसरी बात ये है कि ये मेरे साथ स्कूल में भी थे। अरे वाह, आप तो आपके बाल सखा है। हाँ, बाल सखा है। यस, वाह वाह। मेरे साथ में बहुत प्रोग्राम भी बजाए हैं और अभी भी वर्तमान में बजाते हैं। आज मैंने उनको आग्रह से बुलाया कि आज आप आइए, क्योंकि बहुत सी रचनाएं इन्होंने मेरे साथ में बजाई है। और जब जब मैं संगीत के लिए आगे जाता था कहीं पर भी बाहर, तो स्कूल संभालने का काम ये करते थे। बहुत बढ़िया। मेरे दूसरे सहयोगी है
मेरा भतीजा है आदरणीय प्रेषित ऋषित, यह भी संगीत में ताल वाद्य वगैरह बजाता है, ढोलक अच्छी बजा लेता है। ऐसे दो सहयोगी है। तो शुरुआत के लिए आप कैसे शुरू करना चाहेंगे एक आपकी तरफ से? जरूर। आज सबसे पहले मैं सभी इस शो को सुनने वाले सभी हमारे दर्शक और आप सभी को मैं पहले प्रणाम करता हूँ, जय श्री कृष्ण कहता हूँ। और उसके बाद में आज रक्षाबंधन का सुंदर त्योहार है, तो रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ इस शो के उपलक्ष्य में। और आज तीसरी बात यह है कि आज बहुत सी अच्छी बातें हैं। एक तो ये कि हमारे महाराष्ट्र में उत्सव मनाया जाता है नारळी पूर्णिमा, यानी समुद्र की पूजा की जाती है। कोई लोग जो होते हैं वो आज समुद्र की पूजा करते हैं और समुद्र में नदियां अर्पण और भर्ती जो बोलते ज्वार भाटे में जो होता है, तो आज सबसे बड़ी भर्ती रहती है पूर्णिमा की। आज हमारे इस कोकण एरिया में यह बहुत उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उसके बाद में और एक आज उत्सव का योग है, और वो यानी यह है कि आज संस्कृत दिन है। तो हमने हमारे जो शिविर हमारे जो है जी मुझे लगता है कि थोड़ा मेरे को जोड़ लिया। जी हाँ, प्रणाम सर। आप नमस्कार। अभी दिखाई आगे जी आगे आदरणीय जोशी साहब को मेरा सादर नमन। नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा सादर नमस्कार सुरेश जी को भी और प्रशीत को भी। धन्यवाद। जोशी साहब, आपके हम कब से इंतजार कर रहे थे। मैं तो शुरू से हूँ, मैं सुन रहा था, मैं बैक स्टेज पे था। आपने कहा वो अभी आए नहीं क्या, तो आपको भगवान जी ने जवाब दिया नहीं आ जाएंगे। मैं सुन रहा था सब आपकी बात। आपने दादाजी को श्रद्धांजलि दी, बहुत अच्छी बात। रक्षाबंधन की बधाई, शुभकामनाएं, उत्सुक है सर। बहुत आभार कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। अरे साहब, ये क्या बात है। जोशी साहब, सबसे पहले शुरू में मैं आज विशेषता ये बता रहा था अभी कि आज रक्षाबंधन तो है ही। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हमारे महाराष्ट्र में एक उत्सव मनाया जाता है, उसे कहते हैं नारळी पूर्णिमा। नारळी पूर्णिमा यानी समुद्र में नारियल चढ़ाते हैं आज कोली बांधव। और कोकण एरिया में या मुंबई एरिया में यह बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है नारळी पूर्णिमा का। उसके बाद में और एक विशेष बात मैं कहूंगा आज के दिन की, जोशी साहब, कि आज संस्कृत दिन है। संस्कृत दिन भी है। हेलो, अच्छा, ये हमें पता नहीं था। हाँ, नहीं, आपको मैं क्षमा चाहता हूँ और आपसे मैं कहता हूँ कि आज संस्कृत दिन है। और संस्कृत दिन के उपलक्ष्य में सबसे पहले हम जो हमारे वर्कशॉप में स्वस्ति मंत्र सिखाते हैं। संस्कृत दिन क्यों कह रहे हैं आप? संस्कृत दिन क्यों? संस्कृत भाषा दिन, उसको सुनिश्चित किया गया आज के दिन संस्कृत भाषा दिन। रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन का है और संस्कृत भाषा दिन भी है। ओह वाह, चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इस उपलक्ष्य में हम हमारे शिविरों में, अपने सीसीआरटी के सभी शिविरों में हम सबसे पहले हमारे शिक्षक लोगों को जो स्वस्ति मंत्र पढ़ाते हैं, कहीं भी दीप प्रज्वलन होता है तो वहां पे पहले स्वस्ति मंत्र होता है। जी तो जी, स्वस्ति मंत्र का मैं गायन आपके सामने करूंगा। जी जी, बिल्कुल, स्वागत। ओम स्वस्ते वायु प्रवामहे सोमं स्वस्ति
बृहस्पतिं सर्वगणम् स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः स्वस्ति वरुणा स्वस्ति पत्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो आदिते स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याश्चन्द्रमसाविव ददताग्नता जानता संगमे मही जानता संगमे मही। वाह, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी जी, ये हम अपने सीसीआरटी में कई प्रोग्राम्स को शुरू करने से पहले गाते थे। धन्यवाद धन्यवाद। जी जी, यह बहुत सी बातें जो है ये आपकी देन है, ऐसे मैं कहूंगा। अरे हमारे पूर्वजों की देन है यार। आपने दादाजी से बात की, उनकी देन है ये तो सब। हमने क्या किया, हम तो बस उस पीढ़ी का उस परंपराओं को निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन वो जो लोग थे, जो विद्वान थे, उन्हीं का ही फल खा रहे हैं। लेकिन आप वो माध्यम हो ना वहां तक ले जाने के लिए। ये आप हो माध्यम, मैं नहीं हूँ। आप माध्यम है। जी जी, वाह, बहुत सुंदर। हाँ, इसके बाद में मैं आपको मेरी थोड़ी सी जानकारी दूंगा आगे जाकर कि मैं यह हमारा जो पुना को गीत मंच जो पुना का है, इस गीत मंच में मैंने प्रवेश कैसे किया, अच्छा, इसके बारे में आपको थोड़ी मैं जानकारी दूंगा। यदि आपको कुछ सवाल पूछना होता पूछ सकते हैं बीच में, ऐसा कुछ नहीं। जी जी जी, नहीं, मेरे को तो गीत मंच का पता है, लेकिन और जो पूरे देश भर के टीचर देख रहे हैं वो शायद कुछ उनको विस्तार से आप बताना चाहें, क्योंकि गीत मंच की बहुत सशक्त परंपरा है। गीत मंच एक बहुत प्रसिद्ध एक मतलब प्लेटफॉर्म है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सीसीआरटी में अपने पुना में हमारा जो वहाँ जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग सेंटर है कुमठेकर मार्ग में, वहां पर जब मैं ट्रेनिंग के लिए गया था सबसे पहले में, तो वहां पर वर्कशॉप चल रहा था। हम आखिरी में बैठे थे और वहां पर वर्कशॉप में हमारे पराड़ सर थे और बहुत से विद्वान थे, वो हमको पढ़ा रहे थे। उन्होंने हमको आह्वान किया, चैलेंज किया कि भाई हम जैसे पढ़ा रहे हैं ऐसे कोई गीत है तो आपके पास भी कोई गीत है क्या? आप टीचर्स हो, आप पढ़ाते हो, तो आप यहाँ पे आके प्रेषित कर सकते हैं या बता सकते हैं हमको। तो पहले तो हम घबरा गए क्योंकि हम पहली बार उस लेवल पर गए थे, लेकिन फिर उन्होंने एक बार फिर से आह्वान किया और फिर मैंने हाथ ऊपर किया और मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मेरे पास रचना है, मैं आपको गा के बताता हूँ थोड़े से 2 लाइन। और मैंने वो जो गीत गाया, वो गीत मैं आपको सुनाता हूँ सबसे पहले। जी जी, ठीक है। यह गीत हमारे स्कूल के टीचर आदरणीय श्री आनंद कुलकर्णी, हमारे स्कूल के ग्रंथपाल, उनकी रचना है ये आपको मैं सुनाता हूँ। और यह गीत की 2 लाइनें मैंने उनके सामने सबके सामने पेश की। मैं वहां जब खड़ा रहा तब हमारी वहाँ सीनियर मैडम, प्रभु जी, आपके पास बहुत सारा खजाना होगा और हमारे पास बहुत सारी जानकारी देने की इच्छा है, तो जो भी आप गाएं उसको थोड़ा संक्षिप्त में गाइएगा, पूरा गीत मत गाइएगा, है ना? उससे काफी आपकी हमें सुनने को मिलेगा आपके खजाने में से। धन्यवाद धन्यवाद। तो वहां पर हमारी जो सीनियर मैडम थी वहां पे, वो गीत मंच की आदरणीय पद्मजा लामरू मैडम, उनका अभी भी है, उन्होंने और उनके सामने मैंने वहां सबके सामने ये गीत पेश किया
मंगलमय कर सारे जीवन, शिव सुता तुझ करी तो वन। जय 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 प्रथमेशा गणेशा, जय 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 प्रथमेशा गणेशा। निराशा खंड में सूते सदा हर्ष आनंद सूते, पावन तेजा गंधर्व सूते अभिलाषा गणेशा। जय 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 प्रथमेश गणेशा, जय 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 प्रथमेश गणेशा। वाह, क्या बात, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। उसके बाद मैंने बहुत सी रचनाएं स्कूल में बच्चों के लिए की है। उसके बाद में मैं वहाँ सिंसियरिटी हमारा जो है पुणे का, उनका मैं एक विद्यार्थी बन गया और वहां से भी जो चल पड़ा आगे, तो मैंने पीछे देखा नहीं। हमारे श्री काड़गांवकर साहब जो है, उसके बाद में उपड़े साहब थे, और हमारे वहाँ के उस वक्त के संचालक आदरणीय चरक साहब थे। उन लोगों ने हमें बहुत सहयोग किया, बहुत सराहा, बहुत आदर किया, बहुत सम्मान दिया। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है साहब। धन्यवाद। समागम था सर, वो तो समागम सारे संगीत के टीचर्स का, और धुनी धुन होती थी वहां पे MSCRT में। बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। सभी टीचर एक से एक बढ़कर थे। कौन सा गीत? हेलो हेलो, हाँ बोलिए। आपको बोलिए साहब। नहीं, आप कहिए, आप कहिए। मुझे सुना ही नहीं आया, आप फिर से बताइए क्या सवाल है। मैं ये कह रहा था, वो MSCRT का जो कैंप था, हाँ, वो एक समागम था संगीत के शिक्षक शिक्षिकाओं का, और एक से एक सबकी अपनी अपनी रचनाएं। और उसमें रीता बोखेल जी ने बहुत गाने हमको सिखाए थे। बोकिल मैडम ने ऐसे ऐसे गीत सिखाए उस वक्त में। 3 दिन को 22 गीत सिखाए उन्होंने, 22। जी 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 जी। और 22 के 22 गीत सीख कर मैंने तैयार किए। और वो गीत तैयार होने के बाद में जब आपने देखा कि ये तैयार मिश्रा जी के हो चुके हैं, तो आपने मुझे गोवा भेज दिया। गोवा गए थे। ठीक ठीक। और बताइए, संगीत, कुछ चीजें कवर करिएगा अपनी आज की वार्ता में कि संगीत क्यों आवश्यक है, संगीत विद्यार्थियों के जीवन में क्या परिवर्तन लाता है, आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाया, आपके कैसे अनुभव हुए। हमारे और टीचर जो है वो सब सुनना चाहेंगे कि इतना एक्सपीरियंस के बाद आपका क्या कहना है। संगीत क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े विद्वान हमारे भारतवर्ष में हैं, और उनके बहुत सुंदर सुंदर लेक्चर भी है, लेकिन हर एक के अनुभव अलग अलग है। संगीत क्षेत्र में उन लोगों ने उनकी टिप्पणियां दी है, जैसे भगवत गीता है, उस पर अनेक लोगों ने टिप्पणियां की है, और सबकी अलग अलग प्रकार की उनकी टिप्पणियां हैं। हर एक को जैसा जैसा सूझा है, जैसा जैसा उनको उसका अनुभव आया है, प्रत्यय आया है, उस प्रकार किया है। संगीत मेरे लिए तो मैं ऐसे कहूंगा कि संगीत यह अत्यंत उत्तम साधन है कि एक गोली लेते हैं तो उसका प्रभाव हमारे शरीर को होने के लिए कम से कम 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट लगते हैं। लेकिन संगीत ऐसा है कि एक क्षण में वो आदमी को उस पर प्रभाव हो जाता है, वो तुरंत फ्रेश हो जाता है। सिर्फ ऐसे ही बात दो चार लाइनें भी ऐसे बोल दो तो हमारे सब स्टूडेंट, सामने के बच्चे एकदम खुश हो जाते हैं, और उनको पता नहीं है, लेकिन वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, वो सुनते हैं, यानी वो एक क्षण के लिए अपना सभी भूल जाते हैं। जी जी। ये संगीत
संगीत में जादू है, यह संगीत में पावर है। संगीत में ऐसे आपके पास में बहुत से अनुभव होंगे कि संगीत ऐसे ऐसे लोगों ने सुना है कि उनको कुछ पता नहीं है। एक रास्ते पे चलने वाला आदमी है, वो भी देखो कभी संगीत बार बार सुनता है तो स्वर में गाने लग जाता है। बहुत से गीत ऐसे हैं फिल्म के गीत कि वो बच्चों को मालूम नहीं है, लेकिन वो गाने तुरंत देखो। अब ये गाना है, एक पुराना गाना फिल्म का गाना है, पानी अब ये गाना जो है, आप उस जमाने में ये गाना लगा तो रास्ते पे चलने वाले बच्चे भी ये स्वर्गम गाना थे साहब। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छा। ये विशेषता है, ये हाँ, विशेषता ये है। विशेष और ये तो ठीक है, लेकिन जब हम बच्चों को स्कूल में बैठ के बच्चों को जब पढ़ाते हैं ना साहब, तो हमारे स्कूल में हमारे संगीत के पीरियड को हमारा वर्ग जो होता है, संगीत का कक्ष जो होता है, वो सबसे आखिरी में होता है साहब। अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। हाँ, और सबसे आखिरी में संगीत का वर्ग भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आप वहीं रहो क्या क्या। और दुर्भाग्य है। लेकिन सबसे आखिरी वाला जो क्लास होता है, वहां से बच्चे, हमारा क्लास जब घंटी बजती है तो वहां से दौड़ते दौड़ते संगीत क्लास में आते हैं। बिल्कुल, वाह, ये ताकत है। हाँ, उनको मानते ही नहीं किसी को, दौड़ते दौड़ते आती क्लास में आते हैं और सबसे पहले बैठने की कोशिश करते हैं। उसमें उनको शांत करने के लिए उनको झगड़ा करते हैं, उनको शांत करने के लिए उनको नीट से बैठाने में हमारे 4-5 मिनट खराब हो जाते हैं। और उसके बाद में फिर वो आने के बाद सुनाओ, जल्दी सिखाओ, ये गाना सिखाओ, वो गाना सिखाओ। आज हमने आपने हमको कुछ सिखाया ही नहीं, यहाँ तक कंप्लेंट करते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल लो तो क्या, लिखित का लो तो नहीं हमको गाना सिखाओ, नहीं तो फिर वो खुद ही गाना शुरू कर देते हैं। हमारी सन 84-85 में 83-84 में सन 83-84 में जब दूरदर्शन नया नया आया था टीवी, तो गली गली में बच्चे गाते थे वो मिले सुर मेरा तुम्हारा, छोटे छोटे बच्चे। यस, सही बात है। और मुझे याद, बिल्कुल उसी को गा दीजिए एक बार, मिले सुर मेरा तुम्हारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा, बहुत सुंदर, धन्यवाद। यह जब फिल्म लगती थी टीवी पर, ये चित्र फिल्म आती थी, कलाकारों का भी परिचय लोगों को उस टाइम हो गया था। शुरू में गीत गाया भीमसेन जोशी साहब ने, उसके बाद लता मंगेशकर ने गाया, फिर और अलग अलग कलाकारों ने वो सादर किया। ये हमारे देश की महानता है साहब। हमने दुनिया को क्या दिया है, हमने दुनिया को क्या दिया है, तो संगीत दिया है। हम ऐसा अभिमान से कहते हैं। वाह, क्या बात, बहुत अच्छी। और हमारे विशेष बात यह है कि हमारे यहाँ बहुत से अच्छे लोग संगीत में है, विद्वान है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अभी संशोधन कर रहे हैं संगीत में और गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। आज भारतवर्ष एक ऐसा है कि कोरोना काल में भी सभी आनंद में है। सभी आनंद में है। क्योंकि वो कई संगीत सुन रहे हैं, उनको फ्रेश कर रहे हो। धन्यवाद। हाँ, सुनिए। मिले सुर मेरा तुम्हारा, हाँ ठीक है। तो सूर लगे हमारा, सूर जो है, सूर वो मायने बदलता है, लेकिन सूर क्यों कहते हैं? ताल मिलाने के लिए सुर है, सुर को सुर कहा जाए तो अच्छा है। तो सूर सवाल है सर, बहुत वाजिब सवाल है। सूर यानी क्या? दो इसका दो अर्थ निकल सकते हैं साहब। मैं इतना बुरा नहीं हूँ, लेकिन सूर और असुर
हाँ ऐसे भी दो आते हैं जो सुर में लिए या सुर में जिसको सुर का आनंद नहीं लेते आता वो असुर है। हम लोग असुर हैं। अच्छी व्याख्या है गुरु, अच्छी व्याख्या, अच्छा टाला आपने, अच्छा टाला, बहुत अच्छा टाला, ठीक है। ये सामान्य सुर, सामान्य व्याख्या है ये। भगवान जी और अपने असुरों की बड़ी बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए चलिए। मैं पिछले साल तक मैं भी असुर था, लेकिन पिछले साल मेरे लड़के की शादी हुई तो मैं ससुर हो गया हूँ। नहीं सर, देखो भगवान ने सबको सुविधा दिया है, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं करते हैं। जी जी भगवान ने जी, सबको सुविधा दिया है, आवाज है इसका मतलब सुर है, लेकिन सुर उसका है, हम उपयोग नहीं करते। बिल्कुल ठीक, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक। चलिए भट्ट जी के पास कुछ क्वेश्चंस हैं, वो सुनते हैं आपसे, क्या है, क्या कह रहे हैं। सर मैं ये कह रहा था कि हमारे कार्यक्रम में लगातार संगीत के शिक्षक, विद्वान शिक्षक आते रहते हैं और अलग अलग अपने गीत, गजल, भजन सुनाते रहे हैं, लेकिन आप महाराष्ट्र से संभवतः इस विधा के पहले शिक्षक हैं और हम चाहेंगे कि जो मराठी फोक है, कुछ लावणी या ऐसा कुछ भी हमारे दर्शकों को उसके बारे में बता दीजिए सर। वो कब कब गाया जाता है, क्या क्या उसकी परंपराएं हैं, और उसको सुना भी दीजिएगा कि अगर हो सके तो। जी सर। फ्रीज हो गए, फ्रेम फ्रीज हो गया सर। इनसे कहिएगा, लावणी तो सबने नाम सुना, लेकिन एक महाराष्ट्र में पसायदान गाया जाता है, पसायदान। वो पसायदान क्या है, पसायदान कब गाते हैं, वो बड़ा जानना जरूरी है लोगों को। जी, वो भी नेटवर्क से बाहर हो गए सर। अच्छा, तो तब तक सर हम सवाल जवाब का सिलसिला ले लेते हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो। ये मैंने तो बड़े विस्तृत आपको जवाब दे दिए हैं, मैं पढ़ देता हूँ, आप डिस्प्ले कर दीजिए उनको। जो दोनों कल के परसों के 2 प्रश्न थे और कल के 2 प्रश्न थे, मैंने जवाब आपको दे दिए, क्योंकि बोलते बोलते फिर वो कनेक्शन जुड़ जाता है, तो फिर आगे सर। नहीं देख पाएंगे। आगे सर। प्रभुदत्त जी पसायदान के बारे में जरूर बताइएगा। भट्ट जी का कहना है कि महाराष्ट्र फोक तो आप बताएंगे ही, लावणी वगैरह, लेकिन पसायदान जो है, पसायदान की भी व्याख्या करके पसायदान का भी थोड़ा सा अंश जरूर सुनाइएगा। हाँ, पसायदान के बारे में अपन आखिरी में जिक्र करेंगे साहब। हाँ ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में मैं थोड़ा आगे स्कूल में आगे जाऊंगा। हमारे स्कूल में अनेक प्रकार के प्रोग्राम्स होते थे हर वर्ष में, वर्ष भर में। तो हर प्रोग्राम में शुरू में एक गीत हमको गाना पड़ता था, ईशा स्तवन, स्वागत गीत और कोई गीत। तो मैं हर बार क्या करता, अलग नया ग्रुप ले लेता वो बच्चों को उनमें सम्मिलित करके नया गीत, नई तर्ज लगाना, सबको धुन बनाना और बच्चों को सिखाना और वो प्रेजेंट करना। तो ऐसे मेरे पास में कम से कम 50-100 गीतें हैं। ईशा स्तवन है, स्वागत गीत है और अलग अलग प्रकार के विविध प्रकार के गीत है। टीचर्स लोगों के रिटायरमेंट के गीत भी है, उन लोगों के वहां भी होते थे। उसके बाद में कुछ बड़े बड़े प्रोग्राम भी होते थे स्कूलों में हर वर्ष। तो बड़े प्रोग्रामों में भी वो गीत हमको तैयार करके उनके सामने वहां पे सादर करने पड़ते थे। तो बच्चों को तैयार करके बच्चों द्वारा हम पेश करते थे। यानी मेरा ज्यादा एंगल यही था कि हमको कितना आता है इसको ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन हम जिस क्षेत्र में है, यदि मैं टीचर हूं तो मेरे बच्चों को कैसा आएगा, मेरे बच्चे उसमें कैसा प्रगति करेंगे और कैसा सीखेंगे, वो ज्यादा मैं ध्यान रखता था। इसलिए मेरी जो भी रचनाएं थी मैंने बनाई है तो वो बिल्कुल सिंपल है। मैं भी कठिन रचनाएं बना सकता हूँ, मेरे पास में कठिन रचनाएं भी बहुत है, लेकिन मैंने सिखाते समय सभी ऐसी सीधी रचनाएं दिखे। एक वृक्ष के बारे में एक गीत रचना है, आपको मैं 2 लाइन सुनाऊंगा, आपको आनंद आ जाएगा। देखो जी आनंद कुलकर्णी की रचना ही है। एक रोप लाऊया, एक रोप लाऊया, सदा एक हो सारे जन की करूया, वृक्षारोप रोप लाऊया, एक रोप लाऊया। यह गीत में उन्होंने, कवि ने बोला है कि भाई पेड़ जैसा जैसे बड़े होगा, कुछ आदमियों छाया देगा, माया देगा, सब उसमें हम सपना, वो बड़े होने के सपना आज देखेंगे। उसके बाद में उन्होंने कहा भी पेड़ पे आगे जाके पंछी आएंगे, वो रहेंगे, वो उनके बच्चे उनमें वहां होंगे, घोंसले बनाएंगे और वो बच्चों के गीत फिर वो बच्चों में वो वहां गाएंगे, उनको बच्चों के साथ ये गीत इस वृक्ष के नीचे गाएंगे। ऐसा पेड़ हम आज यहाँ लगाते हैं।
ऐसी सुंदर कल्पना इसमें है। पद्मजा लामरू मैडम ने ये बहुत सुंदर गाया है अपने रिकॉर्ड में। पद्मजा जी को बुलाना है हमने एक दिन, पद्मजा मैम को भी एक दिन बुलाएंगे प्रोग्राम में। जरूर जरूर, आज शायद वो भी सुन रहे होंगे ये कार्यक्रम। उसके बाद में आपका पूरा महाराष्ट्र संगीत का जो ग्रुप है वो सुन रहा होगा। जरूर जरूर। इसके बाद में हमको आदरणीय काड़गांवकर जी ने एक प्रोजेक्ट दिया था, हमारे काड़गांवकर जी, लामरू मैडम और हमारे सीसीआरटी सेंटर ने, कि भाई अपने को एक कैसेट बनानी है, अपनी जो स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कविताएं पढ़ रहे हैं, तो कुछ कविताओं को तर्ज लगाकर आप हमको इसकी ये बना के दो। तो मुझे उन्होंने 4 कविताएं दी थी कि भाई आप ये 4 कविताओं को तर्ज लगाओ, और हमने फिर वो तर्ज लगाकर वहां पर जो स्टूडियो था उस वक्त बाल चित्रवाणी, उस स्टूडियो में जाकर इसको रिकॉर्ड किया है। एक उसमें का गीत देखो, ये है, वृक्ष आमचे मित्र तया ना तोड़ नका कोणी, तया ना तोड़ नका कोणी, वृक्ष आमचे मित्र तया ना तोड़ नका कोणी, तया ना तोड़ नका कोणी, करती छाया करती माया करती छाया, पान फुले अन फळे तयांची लाख मोलही चिमया, जतन तयांचे करूया आपण प्रेमा प्रेमानी, प्रेमा प्रेमानी, वृक्ष आमचे मित्र तयांचा तोडू नका कोणी। हमारे वृक्ष हमारे मित्र है, इनको कोई तोड़ो मत। देते जवळी मनापासून वृक्ष, देती सारे देते जवळी मनापासून वृक्ष, वृक्ष म्हणू की ऋषी म्हणू त्या हे तर जनहित दक्ष, यांचा देत आणि जगूया मनोमनी, वृक्ष आमचे मित्र तयांना तोडू नका कोणी, तयांना तोडू नका कोणी, तयांना तोडू नका कोणी। थैंक यू। उसके बाद में बहुत से स्वागत गीत भी है मेरे पास में, कुछ हिंदी रचनाएं भी है। एक रचना हिंदी की मैंने बनाई थी, वो रचना आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, आपको इस रचना का आनंद आएगा। एक चलेगा, बात सुनाऊं, 2 लाइन सुनाऊं? जी जी जी। यह गीत है, बच्चों को पढ़ना है और आगे बढ़ना है। यह आनंद कुलकर्णी की रचना है। पढ़ना है पढ़ना है, सोच कर संवरना है, नाम देश का अपने हम सबको मिलजुल कर इस जगत में सबसे ऊंचा करना है। पढ़ना है पढ़ना है, नीम होगी ज्ञान की, दृष्टि भी विज्ञान की, नीम होगी ज्ञान की, दृष्टि भी विज्ञान की, सत्य का स्वीकार हमको करना है, सत्य का स्वीकार हमको करना है। पढ़ना है पढ़ना है, साए में किताबों के पंख हो गए ख्वाबों के, साए में किताबों के पंख हो गए ख्वाबों के, खान कर उड़ान हमको करना है, खान कर उड़ान हमको करना है। पढ़ना है आगे देखिए, वो सुंदर लिखे, अक्षरों से मित्रता, मित्रों में है एकता, अक्षरों से मित्रता, मित्रों में है एकता, एकता का मंत्र लिए चलना है, एकता का मंत्र लिए चलना है। पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। वाह, बहुत अच्छे। मिश्र जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज
बोलिए। आपकी आवाज में जो गूंज और धमक है, ये आपकी जो आवाज है उसमें जो गूंज और धमक है, उसको सुनकर के मुझे मन्ना डे जी की याद आ गई। हाँ बिल्कुल मन्ना डे जो और उनसे मुझे याद आया कि उन्होंने एक गीत गाया है, वो लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे, उसमें उन्होंने तबला मुंह से बजा दिया। अच्छा, उसमें उन्होंने अंत में तबला भी जो मुंह से बजा दिया। हाँ सही। वैसे आपका प्रिय गायक कौन है? मेरा प्रिय गायक मोहम्मद रफी है साहब। क्या बात है। और मेरी प्रिय गायिका और लता मंगेशकर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मोहम्मद रफी, मैं ऐसा मैं मेरी सोच कर बोलता हूँ कि मोहम्मद रफी एक पूर्ण गायक है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। मोहम्मद रफी जैसा गायक नहीं बनेगा और लता मंगेशकर जैसी गायिका इस दुनिया में नहीं बनेगी। दोनों को भगवान की देन, यह मेरा कहना है। बिल्कुल सही है। तो रफी जी का एक गीत हो जाए आपकी पसंद का, जो रफी साहब का कोई एक गीत जो आपको सबसे पसंद हो। बहुत से गीत हैं, क्या बोलूं मैं। सब प्रभुदत्त जी, इस गाने की खास बात लिखा शकील बदायूनी ने, इस्लाम को मानने वाले थे। गाया मोहम्मद रफी साहब ने, इस्लाम को मानने वाले थे। संगीत दिया नौशाद साहब ने, इस्लाम को मानने वाले थे। ये भारत की ताकत है, ये भारत की गंगा जमुना तहजीब है। बहुत बढ़िया बात आपने। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हमारे शरीर में रोमांच आ गए, रोंगटे खड़े हो गए। क्या आनंद आया, क्या आनंद आया। आप संगीत के बड़े रसिक हो और गुणीजन हो, मैं ऐसे आपको कहूंगा। आपके पास में इतना सुंदर संगीत का भंडार भरा हुआ है और आपने हम सब शिक्षक लोगों में जो ऊर्जा लाने का काम किया है जोशी साहब, आपका मैं इतना धन्यवाद करूंगा। आपके लिए मेरे लिए शब्द नहीं है। ये सिर्फ एक संयोग है प्रभुदत्त जी, ये सिर्फ एक संयोग है कि आपने आज ये गीत गाया और इस गीत के रचयिता शकील बदायूनी, इस गीत के रचयिता शकील बदायूनी का जन्मदिन आज है। 3 अगस्त उनका जन्मदिन है। धन्यवाद, धन्यवाद। चलो, हमारी शुभकामना इस उपलक्ष्य में उनको हमारी जो आदरांजलि है हम शो को देते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल आगे चलते हैं। उसके बाद में मैंने संस्कार चैनल पे भी कुछ गीत गाए हैं, संस्कार टीवी के चैनल पे भी। तो वहां पर एक भजन मैंने गाया था जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। मैं आपको उसके 2 लाइन सुनाऊंगा।
जी जी। यस। आदरणीय भट्ट साहब, मैं आपसे विनंती करूंगा कि आप भी जरूर सुनिए ये गीत। और शाम के शाम मेरे प्यारे शाम, मेरे प्यारे तुम ही मेरे शम हो प्रभु, तुम ही मेरे शम हो प्रभु जी, तुम ही हो विश्राम, तुम ही हो विश्राम मेरे प्यारे, मेरा बेचारा मेरे प्यारे, ओ सितारा मेरे प्यारे, आंखों में है गंगा जमुना, आंखों में है गंगा जमुना, सुख के नित हमको कहना, सुख के नित हमको कहना, भीगे रहना, भीगे रहना, भीगे रहना, भीगे रहना, हर आंसू पर हर आंसू पर तेरे तेरा देखा ओ सितारा मेरे पानी सागर कैसे तुमको हम भूलेंगे, शाम रंग में हम झूमेंगे, मन के वृंदावन मंदिर में, मन के वृंदावन मंदिर में, हृदय बना सुख हृदय बना सुख मेरे तेरा देशा मेरे प्यारे, हे सितारा मेरे प्यारे, तेरा देशा मेरे प्यारे। क्या बात। यह रचना मेरे बड़े माता बहुत सुंदर। उसके ये बाद दो चीजें जुड़ गई, जो दो चीजें जुड़ गई, एक पसायदान और एक अभंग। जरूर। हाँ, अभंग आपको सुनाता हूँ मैं। जी, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी ने कहा कि पंडित भीमसेन जोशी जी के अभंग गायकी की एक बानगी हो जाए तो विशेष अनुकंपा होगी। जरूर जरूर, मैं आपको अभंग सुनाता हूँ सबसे पहले। जी जी जी। ये अभंग भीमसेन जोशी जी ने गाया है, बहुत ही सुंदर गाया है, जबरदस्त गाया है। मैं कोशिश करता हूँ सुनने, क्योंकि सभी संगीतकार बड़े बड़े विद्वान लोग ये सुन रहे हैं, मेरी उतनी क्षमता नहीं है उनके सामने गाने की। वास्तव में वो छुपे हुए इसलिए मैं गा सकता हूँ, और आप जैसे विद्वान आपके सामने मुझे डर लग रहा है गाने को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। माझे विठ्ठल रखुमाई, माझे विठ्ठल रखुमाई, माझे विठ्ठल रखुमाई, माझे
एका जनार्दनी शरण, यह रचना संत एकनाथ महाराज की है। और हमारे जो संत हो गए उनकी विशेषता कि वह अपनी रचना के आखिरी में उनका नाम लिखते थे, नाम उनका आता था एका जनार्दनी शरण। देखिए वो उनका खुद अकेला का नाम नहीं लिखते थे, उनके साथ में उनके गुरु का नाम भी लिखते थे। एका जनार्दनी शरण, एकनाथ महाराज के गुरु जनार्दन महाराज, उनका नाम भी उन्होंने डाला है। एका जनार्दनी शरण, एका जनार्दनी शरण, एका जनार्दनी शरण, काळी माहेरची आठवण, काळी माहेरची आठवण, काळी माहेरची आठवण, माझे माहेर, माझे आपके साथ साथ आपके दोनों संगीतकारों को, सुरेश पंडित जी को भी और तीक्ष को भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। मिश्र जी हिंदुस्तान की जो विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, उसको मुझे लगता है एकता में बांधने का सबसे बड़ा काम संगीत ने किया है। आसाम हो, चाहे केरल हो, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, संगीत ने हमको बांधने का एक बहुत बड़ा काम किया है। सबसे बीच का जो हमारा जो बीच का जो समय था बीच में, वह अत्यंत भयावह परिस्थिति थी और यानी राज्यों में अस्थिरता थी। उस वक्त सभी संतों ने मिलकर हमारे संस्कृति और समाज को इकट्ठे बांधे रखा। जी जी जी, बहुत सुंदर। हमारे स्कूलों में शिक्षकों की रिटायरमेंट जब होते हैं तो शिक्षकों के रिटायरमेंट के समय, सेवानिवृत्ति के समय भी हमको आग्रह से संगीत वालों को कहते थे कि भाई आपको एक गीत बनाना है और उनको सुनाना है, उनके सामने पेश करना है। तो जब हम वो गीत बच्चों को बनाकर जब शिक्षकों के सामने वहां प्रोग्राम में जब पेश करते थे तो शिक्षक और उनके जो आए हुए मेहमान है, उनके जो रिश्तेदार थे, वो सभी लोगों की आंखें नम हो जाती। तो मैं ऐसा ही एक गीत सुनाता हूँ। एक गीत है जो हमारे बड़े भ्राता आदरणीय राजा मिश्र इन्होंने लिखा है। ये गीत आपको आनंद आएगा। दो ही लाइनें से एक ही स्टाइल सुनाता हूँ। समय हमारे पास जैसे आपने कहा है आदि किया है, सुनो आपको मैं दो लाइन सुनाता हूँ। बहुत सुंदर। निरोप देना शाळा गई कर्तव्याच्या शुभ पूर्णेची, कर्तव्याच्या शुभ पूर्णेची समय झगमगली शाळा गई भरली, शाळा गई भरली। चिंचवणाऱ्या नव्या पिनाना गगन दिले या नक्षत्राना, मायेची येऊन सावली पुरी नावले विद्यार्थ्यांना, विद्या देता देता जीवन, विद्या देता देता जीवन संध्या मोहरली शाळा गई,
शाळा बघता बघता काळ सरकला, कधी हरवला कधी फळ्याशी सुरताना ते आयुष्याचा अर्थ मगला, धडे देऊनी धडे देतही सेवा सावरली, शाळा कही भरली, शाळा कही भरली। ऐसे मेरे पास तो रचना है साहब, मैंने अभी तक सिखाई नहीं है। मेरे पास में कम से कम 50 रचनाएं ऐसी सुंदर सुंदर है कि मैंने अभी तक वो बच्चों को सिखाई नहीं, बच्चों को सिखाई, लेकिन अभी बाहर नहीं ले पाया हूँ। आपके माध्यम से एक ऐसी इच्छा है कि यह गीत कभी आगे जा सके, तो कोशिश करेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। हम याद रखेंगे कि कुछ हमारे टीचर जो रिटायरमेंट के टाइम कुछ ऐसी चाहते हो कि ऐसी कुछ हम उनको कुछ गिफ्ट किया जाए, तो वो आपका गीत उनको दे दिया जा सकता है। ऐसे ऐसे कम से कम 8-10 गीत ऐसे है। शाळा माझी आता सुटली कायमची, खळ्याची रंगली कायमची, शाळा माझी। ऐसे बहुत से गीत है। आप सभी ये सभी गीत मैंने बच्चों के द्वारा बैठाए हुए हैं। विशेष बात नहीं। अब तो दिनकर पाटिल जी हैं शायद SCRT में ना, SCRT के डायरेक्टर दिनकर पाटिल जी हैं। जनक साहब तो रिटायर हो गए, दिनकर पाटिल जी आए हैं शायद। तो दिनकर पाटिल जी को कहिए, कुछ उनको प्रपोजल दीजिए कि मैंने ये बनाया है ताकि रिटायरमेंट के टाइम वो कुछ SCRT तैयार करके महाराष्ट्र के टीचर को दे सकें, क्योंकि सारे गीत आपने मराठी में लिखे हैं। हाँ, मराठी हिंदी में भी है सब, हिंदी में भी है। अच्छा, बच्चा बच्चा क्या बात। जीवन बच्चा बच्चा अलविदा 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 अलविदा। बहुत से था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए। खूब छान, खूब छान, खूब भालो। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं पूरे उत्तराखंड से, बंगाल से, कहाँ से, कश्मीर से। जावेद इकबाल जी, फरीदा बहन जो हमारी हर रोज दिखती है, वो भी बहुत तारीफ कर रही है, कह रहे आनंद आ गया। रजनीकांत शुक्ल जी बड़े संवेदनशील संस्कृति कर्मी हैं, वो भी अब रेगुलर देख रहे हैं, वो भी उनको पसंद आया। तो काफी आभार है आपके प्रति लोगों का। बहुत सुंदर जी। भट्ट जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर जी, बोलिए 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 जी, बोलिए। मैं अच्छा, जो हमारी भट्ट जी कहा था तो क्या पता आप ही भट्ट जी हो गए भाई। अच्छा, हमारी जो जीवन शैली में बदलाव आ रहा है आजकल। हाँ हाँ, अच्छा। खास तौर न सिर्फ शहरी शैली में बल्कि ग्रामीण शैली में भी जो बदलाव आ रहा है, या जो हमारा जो ट्रेडिशनल जो तरीका, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारतीय संगीत का और जो हमारा जो फोक संगीत है या जो स्थानीय संगीत है, स्थानीय जो कलाएं हैं, उनका क्या भविष्य आप देखते हैं? सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में कहूंगा कि आपने जो अलग अलग सर मत बोलिएगा। नहीं ऐसे नहीं, आप आदरणीय हो हमारे लिए। और मैं ऐसा कहूंगा कि आपने यदि टीवी पर लाइव शो देखे होंगे, वो से लिटिल श्याम ये वो, तो उसमें एक से एक प्रतिभावान लड़के हैं, और वो ऐसे प्रोग्राम भी लोग देखते हैं या उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा मत समझो कि वो भी पॉप ही है। आज क्लासिकल में भी एक से एक तैयार बच्चे तैयार है साहब।
और हमारे बड़े बड़े संगीतकार जो लोग हैं, क्षेत्रीय के लोग जो है, विद्वान लोग, उन्होंने उनकी स्पेशली एकेडमिया खोल के रखी है और वहां पे क्लासिकल का स्वतंत्र रूप से और बढ़िया तरीके से संगीत में और उन बच्चों को तैयारी किया जा रहा है। अब हमको देख के, अब हमारी उम्र में लोग, हमको लगता है कि अभी भी हमने जाना वहां पे और प्रवेश लेना चाहिए और सीखना चाहिए, हमारी तो ये इच्छा होती है। तो ऐसा मत समझिए आप कि भाई ये पाप वगैरह जमाना है, ये पाप की जगह पाप है, जो पाप कर रहे हैं उनको पाप करने दो। पाप करने दो। लेकिन हमारी संस्कृति ऐसी है, एक एक गाना ऐसा बन जाता है साल भर में क्लासिकल का या उसको लगा हुआ कि वो सभी गाने को बाजू में रख देता है साहब, ये बात ध्यान में रखिए। आपके 50 गाने बनेंगे, एक गाना ऐसा बन जाता है कोई बढ़िया, हमारे संगीतकार लोग बना देते हैं कि वो, अब देखो एक हमारे मराठी में अभी एक सुंदर उन्होंने मूवी बनाई है हमारे भावे साहब ने, कट्यार कागजात घुसली, उसमें के गीत सुनिए आप, अप्रतिम है। उसमें का एक लाइन मैंने अभी गाने में सुनाई थी, सभी जो संगीत वाले लोग जो ये फॉलो कर देख रहे हैं उन सभी को ये बात पता है। हमारे गोवा में, हमारे पूना में, हमारे मुंबई में और हमारे सांगली, सातारा, कोल्हापुर एरिया में तो एक से विद्वान लोग खड़े हैं और ऐसे ऐसे कानसूर हैं कि उनके सामने गाने भी घबरा जाता है गाने के। बेटा आपने अभंग तो हमको सुना दिया, लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, लेकिन अच्छा। फिर भी एक बहुत दूर से एक रिक्वेस्ट आई है, एक अनुरोध आया है कश्मीर से कि मोहम्मद रफी साहब का एक गाना जरूर और सुनाएं आप, क्योंकि आपके फेवरेट रहे हैं, हम सबके भी बड़े आदरणीय, सम्माननीय, पूजनीय रहे मोहम्मद रफी साहब। कोई भी छोटा सा पहला स्थाई और एक अंतरा, बस पूरा गीत नहीं, एक स्थाई और एक अंतरा। की रानी पहाड़ों की मलिका, तेरा मुस्कुराना जब हो गया, फूलों की रानी पहाड़ों की मलिका, तेरा मुस्कुराना जब हो गया, दिल होश में है, नमन होश में है, नजर का मिलाना सब हो गया, फूलों की रानी। दरारा 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 दरारा। ये गाने जब गाते हैं तो कश्मीर की ही याद आती है और किसी की याद नहीं आती, और कश्मीर यह स्वर्ग है, स्वर्ग है, हेवन है। धन्यवाद। आज रक्षाबंधन भी है, तो हमारे एक दर्शक कह रहे हैं कि भाई बहन के प्रेम के ऊपर अगर आपको कोई गीत याद हो। 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें स्नेह देना है, फूलों का तारों का देना है। 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें स्नेह देना है, फूलों का तारों का सुनकर कहना है, ला 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 प्रभुदत्त जी, कितनी देर रियाज करते हैं इस उम्र में आप? अभी रियाज करते हैं? कितना करते हैं? कितनी देर रियाज करते हैं? रियाज तो दिन भर ही चलते रहता है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा इधर उधर, आज थोड़े बहुत इधर से आके बैठ गए कि किसी रियाज करना पड़ता है। अभी संगीत भाव जरा नीचे से, वहाँ पे जो फोटो और वो लगे हैं वो आपको बता नहीं पा रहा हूँ मैं, जो मुझे नहीं, कोई बात नहीं। दूसरा प्रश्न ये था कि महाराष्ट्र में चलिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत तो हुआ, कर्नाटक संगीत का प्रभाव कितना है? कर्नाटक संगीत हमारे महाराष्ट्र की विशेषता है कि यहाँ सभी प्रकार के संगीत सुने जाते हैं और सभी प्रकार के संगीत को उतना ही न्याय देते हैं लोग जितना हमारे महाराष्ट्र के संगीत को देते हैं। आप कर्नाटक संगीत भी सुनने वाले हमारे यहाँ स्पेशल श्रोता है। उसके बाद में हमारे उत्तर भारतीय जो है गजल है, उसके बाद में हमारे
बहुत से हमारे जो कवि है सुरेश भट्ट और ऐसे बड़े बड़े विद्वान कवि मंगेश पड़गांवकर, जी इन जी लोगों ने जी मराठी में गजल लिखी है। जी जी और जी। उस गजलों का हमारे जो सुरेश सुरे अपने गायक कौन है, सुरेश सुरेश वाडकर। सुरेश वाडकर जी, इन्होंने बहुत सी सुंदर सुंदर गजलें गाई है, मराठी गजलें गाई। उसके बाद में और सभी प्रकार का कल्चर यहाँ पे समाया हुआ है। मुंबई एक ऐसा क्षेत्र है कि वहां पर क्या नहीं मिलेगा था। और स्पेशली मराठी और जो खास आपको भी सुनना है, देखना है, तो वह पुणे, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, हमारे एक से एक विद्वान गोवा में पढ़े हैं। ये आपने ये कहा कि आपने संगीत की शिक्षा एमए जो किया वो जलगांव से किया। हाँ, जो जलगांव में यूनिवर्सिटी, जलगांव के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज है, 2 या 1? एक ही यूनिवर्सिटी जलगांव में, वो जो उसका नाम पहाड़ है के ऊपर है वो, हाँ, वो यूनिवर्सिटी जो है, जो पहाड़ के ऊपर है। हाँ, पहाड़ के ऊपर है, नॉर्थ महाराष्ट्र बराबर, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ। ओ, मैं तो वहां पे मैंने करीब करीब, मैंने और वंदना जी आए थे, हम करीब हाँ, 20 दिन जलगांव में रहे थे। और हमने बराबर वहां है। पे, वहां पर हमने करीब 100-150 टीचर पूरे भारत से बुलाए थे, हाँ, पूरे भारत से। और हाँ, हमको जलगांव में पता वो है। अनुभव, हमारे जलगांव में वो अनुभव थे, कब बता नहीं सकता। वहां उल्लास पे जो पाटिल जी जो आपके, उल्लास पाटिल जी खासदार थे आपके। हाँ, बराबर, उल्लास जी, हाँ, डॉक्टर तो उल्लास पाटिल। उल्लास पाटिल जी ने हमको बुलाया था, तो हमने किए थे वहाँ प्रोग्राम। मेरे सभी गानों को सबसे ज्यादा जो सराहा है वो डॉक्टर उल्लास पटेल ने सराहा है। वो हाँ हमारे स्कूल हाँ, में हर प्रोग्राम में आते थे और हर गाने को सुनने के बाद में वो कॉपी वो उनके साथ में ले जाते थे। क्या बात। हाँ, और उसके अलावा हमारे क्षेत्र में आदरणीय श्रीमती अर्चना चिटनिस मैडम, पूर्व शिक्षा मंत्री, महिला जी एवं जी, बाल अक्षय विकास चिटनिस जी हैं। मंत्री, हाँ, मध्य जी प्रदेश। जी जी जी। उसके बाद में हमारे रावेर एरिया के प्रसिद्ध आदरणीय मधुकर राव जी चौधरी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य, जो हिंदी के साहित्य के अध्यक्ष थे। उसके बाद में आदरणीय हरिभाऊ जी जावड़े, स्वर्गीय पूर्व सांसद। उसके बाद में ये डॉक्टर सब लोगों ने बहुत सारे लोगों ने सहयोग दिया। मेरे को इन उल्लास लोगों पाटिल जी का नंबर मिल सकता है? उल्लास हाँ, पाटिल जी का नंबर भेजिएगा। सभी का मैं आपको सेंड करूंगा। वो हाँ, भी भेजिएगा। शायद प्रोग्राम या उनको भी बताऊंगा, उसके बाद में इनको भेजूंगा। जी जी लेकिन जी, उन्होंने बिल्कुल। बहुत सुना है, उनका बहुत आशीर्वाद रहा मुझे ऊपर। वाह, बहुत सरल आदमी, बहुत सज्जन आदमी। और हमारे स्कूल के विद्यार्थी थे वो, हम जहाँ स्कूल में हम पढ़ाते थे उस स्कूल के भी विद्यार्थी थे। अच्छा। हाँ, तो हमारे स्कूल में बिल्कुल जरूर जरूर आते थे, पधारते, हर क्षेत्र में बिल्कुल याद करके आते थे। उनके उनके बड़े भाई साहब थे वो, उन्होंने एक मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाया था वहां पर अपने पिताजी के नाम पे, जलगांव में ही। उनका नाम था उल्लास वासुदेव। पता नहीं, ये सुरेश पंडित जी को याद हो। उनके बड़े भाई थे, उनका नाम मुझे पता नहीं है, जी जी लेकिन जी। उनका कोई मौका नहीं आया बात करने का। हाँ, वो भी विद्वान आदमी थे सभी, और अत्यंत संगीत के प्रेमी हैं ये लोग। संगीत के हाँ रसिक हाँ हैं, हाँ। बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित करते बहुत हैं। बड़े, बहुत बड़े, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। जलगांव की अपनी एक सांस्कृतिक परंपराएं हैं और निभा रहे हैं अच्छी तरह, बहुत वहाँ पे सुंदर। एक चांदोकर प्रतिष्ठान, आप एक ब्रेक लेंगे, क्या करेंगे आप? हमारी जो यूनिवर्सिटी थी, अभी जो आप वहां जहाँ गए थे, नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी, उसका नाम अभी बदल दिया है। अच्छा। उसका नाम अभी हो गया है बहिनाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ। ओ हाँ, वो विद्यापीठ। ओके ओके, बहिनाबाई चौधरी जो थी हमारे एरिया की प्रसिद्ध कवयित्री थी। अच्छा गीत एमए के लिए भी पढ़ाए जाते हैं अच्छा। उनके गीत। हाँ, उनका मैं एक बहुत दो अच्छा। लाइन में एक गीत सुनाता हूँ, देखो आपको मैं सुनाता हूँ एक गीत। अरे जी खोपा सुगरणी सागना, कसा फुला साखी बिन चोखा खाडा रे पांगना, गई खोप्यात कसा फुलका पंगना, पिता पिला म्हणजे जीव जीव खाडा रे कांगना, वाह, मनुष्य सोचते तापते तुले दिले रे देवा दोन हात दहा बोट, अरे
तो क्या मंदी को पास गरड़ी देखा पीला खाली दिन सो का झाड़ा ले कांस। बहुत अच्छे। बहुत वाह साहब, आनंद झाला, आनंद झाला। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे धन्यवाद। हमारे परिसर के एक और विद्वान कवि थे, नादो महानोर। जी जी, नादो महानोर जी, हाँ, उनके भी बहुत सी रचनाएं हैं और पद्मश्री अवार्ड से नवाजे हुए और अत्यंत गुणी कवि है। हाँ, आपके एक साथी हैं रमाकांत पेंजड़े, आपके ग्रुप में है। अच्छा, उस ग्रुप में भी थे जब आप पुणे आए थे। रमाकांत खुद एक संगीत के बहुत अच्छे विद्वान, रमाकांत पेंजड़े। रमाकांत, हाँ हाँ, उनका एक प्रश्न था कि देश के, क्योंकि सब टीचर देख रहे हैं इसमें संगीत के, उत्तराखंड के विशेष तौर से, कि महाराष्ट्र के संगीत शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में भी कुछ कहें। आप तो रिटायर हो गए हैं। हाँ, बोलिए। लेकिन नियुक्ति के बारे में बताइए, पूरे देश अच्छा, में किस तरह नियुक्ति होती है। हाँ, वो हमारे संगीत के जो लीडर्स वगैरह जो है, जो हमारे शिक्षकों के लिए जो काम करते हैं, उनमें से एक वो है। और वो हमेशा इसके लिए उनकी बहुत कोशिश रहती है कि शिक्षकों को न्याय दिलाया जाए। बिल्कुल। तो उनका ऐसा है। हाँ, तो वो क्या है कि मेरी परिस्थिति ये है कि मैं महाराष्ट्र के ईस्ट कोने में हूँ, मध्य प्रदेश के कॉर्नर पे हूँ। हाँ, जलगांव में। हाँ, और वो मेरे से बहुत दूर है पैजाने साहब। तो उनका मैं हमेशा देखता हूँ कि सराहनीय कार्य है उनका। मैं उनका कहूंगा उनको कि वो हमेशा करते हैं। जब मैं पुणे में आया था तो मेरे साथ तबला के संगत के वही थे। हाँ। चलिए सर, अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं सर। जरूर। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हम जरा 2-4 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं एक। आप पानी पी लीजिए, सुरेश पंडित जी पानी पी लें, दीक्षित पानी पी लें। थैंक यू। दूसरा जोड़ते हैं सर, हमारा सवाल जवाब का सेगमेंट है। यस। तो हम सवालों के जवाब ले लेते हैं सर से, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे सर। जो पहला सवाल, 4 सवालों के जवाब आज होने हैं, उनमें जो पहला सवाल था सर, वो स्क्रीन पर ही है जी। इसका उत्तर मैंने दिया आपको। जी। इसका उत्तर मैंने दिया था कि ये जो क्रांतिकारी थे, ये अशफाक उल्लाह खां थे। और आप यदि उत्तर दे दें तो उसमें मैंने काफी डिटेल में लिखा हुआ है कि काकोरी कांड में रामप्रसाद, हाँ बिल्कुल, रामप्रसाद बिस्मिल जी के साथ इन्होंने बहुत साहसी, वो एक माइलस्टोन था फ्रीडम स्ट्रगल का, उसपे इन्होंने डकैती डाली थी। 10 जने थे और इनको बहुत बाद में पकड़ा गया। और इनको बाद में पकड़ने के बाद इन पे बहुत 18 महीने मुकदमा चला, और फिर उन्होंने इनको और 3 जनों को, शचींद्र को, इनको और रामप्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई। और एक को इलाहाबाद में दी गई, एक को फैजाबाद में दी गई और एक को गोरखपुर में दी गई। और इनको फांसी देने के बाद इनके शव को लाया गया शाहजहांपुर। और जब ये ट्रेन में आ रहे थे तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे, वो भी एक क्रांतिकारी थे। उन्होंने, इनके बड़े भाई साहब थे, उनसे कहा कि आप इनको अभी तो दफनाओ, बाद में इनके अशफाकुल्लाह साहब के मकबरा बनाएंगे। लेकिन हुआ ये कि उसके 3-4 साल बाद इनको जब शव इनका आया शाहजहांबाद, तो ये उनको रॉयल जो वहाँ थी, सिमेट्री थी, जो कब्रगाह थी, वहां पे इनको दफना दिया गया। लेकिन बीच में 2-3 साल में ये हुआ कि गणेश शंकर जी विद्यार्थी जी की डेथ हो गई, और उसके बाद ही बड़ा उपेक्षित सा रहा। और कांग्रेस के जो सदस्य थे वो हर आवाज तो उठाते थे। मेरा भी थोड़ा बहुत लगता था, धीरे धीरे वो मेरा भी कम हो गया। और फैजाबाद में फांसी जहां इनको लगाई गई थी, वहां पे इनकी प्रतिमा भी स्थापित की गई है, अशफाकुल्लाह खां साहब की। और ये जो इनकी मज़ार है वो बड़ी उपेक्षित हालत में आज पड़ी हुई है।
तो वही है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, लेकिन वो भी चरितार्थ नहीं हुआ और लोग बाग धीरे धीरे भूल गए अशफाक उल्लाह खां को। मतलब जो लोग पुराने हैं उनको याद होगा ये जो इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन ये एक बहुत, हमने कहना चाहिए, एक अन्याय है एक उस शख्स के प्रति जिसने बहुत साहस के साथ काकोरी कांड में हिस्सा लिया था। बड़ी अहम भूमिका थी अशफाक उल्लाह खां साहब की। उनका बहुत नाम बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने दी है। जी जी जी, दूसरा सवाल सर, ये सर ये दूसरा था कि प्रश्न जो था, परोपकार। उद्धृत किसके प्रकार बताए जी गए। मैंने भट्ट जी आपसे शुरू जी में भी कहा था कि क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो शायद गूगल में नहीं मिलेंगे, और संस्कृति में हम जी पूरे सबको कवर, सब पक्षों को कवर करते हैं। तो कोई ये नाराज हो सकता है भैया ये कोई संस्कृति का हिस्सा थोड़ी है, लेकिन संस्कृति हमारे लिए सिर्फ नाच गाना नहीं है, संगीत पेंटिंग नहीं है, ड्रामा नहीं है। संगीत में सब पक्ष, जीवन का हर पक्ष संस्कृति में आ जाता है। तो ये एक मृत्यु जो है वो हमारे लिए, मनुष्य के लिए बड़ी पहेली रही है। और माटी कहे कुम्हार से तू क्या रो दे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तोय वाला हिसाब है। तो जो मिस्र की परंपराएं हैं वो कुछ और है, तुर्की परंपराएं कुछ और है, वैदिक परंपरा, सिंध की परंपराएं कुछ और थी और वैदिक परंपराएं कुछ और थी। वैदिक काल में ऋग्वेद में जब बहुत ज्यादा विस्तार नहीं है, लेकिन एक जगह एक श्लोक आता है जिसमें शवों के लिए कहा गया है कि इनको मिट्टी का घर दिया जाएगा। तो मिट्टी का घर भवन भी हो सकता है, कब्रगाह भी हो सकती है, हमको नहीं पता। वो अभी उसमें कुछ डिबेट है, कुछ चर्चा है, जो भी इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं। दूसरा, अथर्ववेद में ये दो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। आपको पता है हमारे यहाँ जो पारसी कम्युनिटी है वो अपने शवों को टावर ऑफ साइलेंस में रख देते हैं ताकि मरने के बाद भी पक्षी लोग उसको खाएं। तो ये जो उद्धृत और रोप नाम दिया गया, ये इसमें से एक का अर्थ है फेंका हुआ, लेकिन फेंका वो बोधगम में नहीं रखता है, और दूसरा है कि उसको रख दिया जाए। लेकिन अब क्या क्या था, हम ज्यादा इसके बारे में क्योंकि चर्चा हुई नहीं है। और उसके बाद जो परिवर्ती काल था उसमें भी हमने फिर धीरे धीरे मृत्यु की संस्कारों को अपनाया। अब हम बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े बड़े संवेदनाओं के साथ उसको करते हैं। तो परोपतल उद्धृत जो है वो दो शब्द, शव, मानव शव को किस तरह उनका ट्रीटमेंट किया जाता है उसके लिए अपनाया जाता है। तो उसके लिए अथर्ववेद में उनका वर्णन आया है। अगला सवाल है सर, जो तीसरा सवाल हम कह सकते हैं कि वो कौन सा गीत है जिसे मुख्य गायिका, मुख्य गायक, कोरस गायकों के साथ गीतकार ने भी और आश्चर्यजनक रूप से संगीतकार ने भी गाया। हाँ, ये गाना हम सबको अभी भी लोगों को याद है। ये गाना था 1947 में, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। उसमें ये गाना था कि शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम तो किसी के आगे न झुकना, जर्मन हो या जापानी। जर्मन हो या जापानी इसलिए लिखा गया क्योंकि यदि ब्रिटिश लिखते या इंग्लिस्तान लिखते तो ये गाना बैन हो सकता था। तो कवि प्रदीप ने ये बहुत सोच समझ के जर्मन या जापानी, क्योंकि फौजें थी जो अगेंस्ट में थी ब्रिटिश सरकार के, इसलिए वो जर्मन और जापानी जानबूझ के इस्तेमाल किया गया। लेकिन इसका जो बिहाइंड द स्क्रीन जो इसका अर्थ था या शब्द थे वो था ब्रिटिश सरकार के आगे। आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, दूर हटो ये हिंदुस्तान हमारा है। ये दूर हटो ये हिंदुस्तान हमारा है। हर स्वतंत्रता संग्राम में ये गाना अलग अलग जगहों में, शहरों में बजता है। इसकी जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तो कवि प्रदीप और अनिल विश्वास जी को लगा कि इसमें वो चीज नहीं आ पा रही है जो वो चाहते हैं। तो कोरस के गायकों ने उसकी काफी रिटेक होते रहे, और रिटेक उन दिनों में बड़ा कॉस्टली हुआ करता था उस रिटेक को करना। तो वो क्या थी, अमीर भाई कर्नाटकी और खान मस्ताना जी ने दो प्रमुख आवाजें थी। जब ये काफी रिटेक्स के बाद ये रिकॉर्डिंग में ये वो बात नहीं आई, तो कवि प्रदीप और अनिल विश्वास जी जो संगीतकार थे वो भी कोरस में शामिल हुए और उन्होंने चिल्ला चिल्ला के गाया कि दूर हटो दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। तो इसलिए मैंने कहा था कि कोरस के साथ साथ वो कौन सा गीत था जिसमें गीतकार और संगीतकार दोनों ने अपनी प्रतिभागिता दी।
जी सर, अगला सवाल सर स्क्रीन पर है कि इनलाइन अभी तो नहीं आया। जी ये रहा सर। हाँ, ब्रिटिश भारतीय मूल की और ब्रिटिश जासूस कौन थी जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देशों के लिए जासूसी की? भट्ट जी, यदि आप आज का प्रमुख पेपर पढ़ें, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ें या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, आज 3 अगस्त 2020 का, तो उसमें आप एक खबर पढ़ेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो ब्रिटिश करेंसी होगी, कॉइन्स जो होंगे, उसमें संभवतः महात्मा गांधी का फोटो छपेगा, मतलब उनका इंडोर्स किया जाएगा महात्मा गांधी को। बड़ा सम्मान है भारतीय नेताओं के लिए। लेकिन ये न्यू इनायत खान नहीं थे, नूर इनायत खान इनका नाम था, आपने शायद गलत टाइप कर दिया। नूर इनायत खान भारतीय, ये एक महिला थी और ब्रिटिश जासूस थी, और जिन्होंने काफी काम किया मित्र देशों के लिए। इसीलिए फ्रांस में, पेरिस में और ब्रिटेन में इनका बड़ा सम्मान किया जाता है। और अभी यदि आप जाएं गार्डन स्क्वायर लंदन में, तो इनका एक स्टैचू भी, इनका नाम एक लगा दिया गया, इनका स्मारक इनका बना दिया गया है। और जो ब्रिटिश सरकार में जो प्रपोजल मूव आउट हुआ है, उसमें ये कहा गया है कि ब्रिटिश करेंसी के अंदर, ब्रिटिश करेंसी में भी नूर इनायत खान जी की तस्वीर छपेगी। इसका एक प्रपोजल छपनी चाहिए। ये एक प्रपोजल मूव आउट हुआ है। कब सक्सेसफुल होता है नहीं होता, क्योंकि कई, आप जानते हैं, देयर आर मेनी स्लिप बिटवीन कप एंड लिप्स। तो ये नूर इनायत खान इसका आंसर है, जो जिनको पाकिस्तान में बहुत इज्जत के साथ उनका नाम लिया जाता है। ये आज के प्रश्न हैं और बड़ा संयोग है। देखिए, प्रभुदत्त मिश्र जी ने जो गाया, उसका और आज के प्रश्नों का बड़ा वो है। मैंने शायद आपको दूसरा प्रश्न भेज नहीं पाया, मुझे मेरे फोन पे कुछ दिक्कत है, लेकिन एक प्रश्न आपको भेज दिया। उस महान गायक का नाम जिन्होंने 6 वर्ष की उम्र में गाना गाना शुरू किया और 8 वर्ष की उम्र में सार्वजनिक सभाओं में अपनी प्रस्तुति दी। उनके माता पिता से, इनकी माता जो थी वो वीणा वादिका थी और पिता जो थे वो बांसुरी वादक थे, बहुत ही उत्कृष्ट। और उन्होंने करीब 26,000 से ज्यादा अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। ठीक है। और ये जितने संगीत के युवक युवतियों उनके पास जाते थे सीखने के लिए, उनको ये फ्री में सिखाते थे। निष्णात विद्वान कहूंगा मैं इनको, निष्णात विद्वान। मैं उनका नाम जानना चाहता हूँ कि कौन संगीत के बारे में। आज संयोग ही है कि देखिए, प्रभुदत्त मिश्र जी हमारे साथ हैं और हमने संगीत का और रचनाओं का, दूसरा प्रश्न भी हो सकता है जब तक प्रोग्राम खत्म मैं आपको भेज दूं, क्योंकि अभी कोशिश कर रहा है बेटा कि वो चले जाए प्रश्न। आपने जो नूर इनायत खान का जिक्र किया सर, जी, ये ऑक्सिलरी एयरफोर्स में भी थी, वायुसेना में रह चुकी थी, मॉस्को में इनका जन्म हुआ था। मॉस्को में जन्म हुआ, बिल्कुल। इनकी माताजी टीपू सुल्तान की वंशज मानी जाती है। हाँ, टीपू सुल्तान, बिल्कुल मैं बताना भूल गया, बिल्कुल अब मुझे याद आया। याद आ गया, हमारे एयरफोर्स में के ऊपर एक किताब थी तो मुझे याद आ गया अभी। हाँ, बहुत अच्छी मुकेश गोविंदा जी, सैल्यूट टू यू यार, सैल्यूट टू यू, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक इंफॉर्मेशन। कि ये टीपू सुल्तान जी की भी वंशज मानी जाती है, नूर इनायत खान। बहुत सर बहुगुणा जी बहुत विद्वान आदमी है, उन्होंने राजनीति शास्त्र में एमएससी किया हुआ है, राजनीति विज्ञान। मैं मानता हूँ सर, मेरे पास यदि खड़े होकर सलाम करना है तो खड़े होकर सलाम कर सकता हूँ मैं। जासूसी और पढ़ने का मेरा शौक है। अभी मेरे पास रॉ के चीफ की या पाकिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ की कई चीफ, ब्रिटिश एमआई के चीफ की कई उनकी किताबें मेरे पास बहुत सारी है। पढ़ते रहिए, बिल्कुल पढ़ते रहिए। पॉलिटिकल साइंस, ये तो सर मेरा सौभाग्य है कि आप दोनों ने मुझे इज्जत बख्शी है। आप दोनों जनों ने मुझे इज्जत बख्शी कि सर आपको कभी समय मेरे से इसको पढ़िएगा। वाह, ये रॉ के चीफ ने लिखी है। पाकिस्तान संबंधों में कश्मीर को लेकर के जो डेवलपमेंट है उसको लेकर ऑथेंटिकेट बुक है। समझ गया, क्योंकि नूर इनायत खान साहब इनकी जो जिक्र आपने किया, वो नॉर्मली लोग नहीं करते हैं। नॉर्मली लोग, हाँ ठीक है, कोई होगी, क्या होगा, कितने आए कितने गए वाला हिसाब है, लेकिन बहुत साहस किया था इन्होंने। सिविल
वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन हर टाइम। एब्सोल्युटली। वो सर वो जासूसी में वही काम आती हैं, वो जो खूबसूरती होती है ना, बहुत गजब ढाती है। सर संगीत की ओर चलते हैं जासूसी छोड़कर, क्योंकि बगुड़ा जी तो पॉलिटिकल साइंस में एमएससी है, वो कितना भी बोल सकते हैं। चलिए चलिए चतुर्वेदी भाई वेट कर रहे हैं। कि जासूसी भी हमारी संस्कृति की एक परंपरा है। चाणक्य ने भी हाँ। जासूसी के पिक्चरों की बात की है। किसी दिन आप कहेंगे तो मैं इस पे एक लंबा मिसेज सर फिर से आपका स्वागत है। सुन हम संगीत से जासूसी की ओर चले गए थे, जासूसी और किसी दिन करेंगे बगुड़ा जी के साथ। फिलहाल सर हम आपसे, मैं शो से पहले एक निवेदन कर रहा था कि हमने बहुत सारे भजन आपसे सुने, बहुत सारे आपने सेमी क्लासिकल गीत सुनाए, बहुत सारी खुद की रचनाएं, खुद की संगीतबद्ध की भी रचनाएं सुनाई, शिक्षकों के ऊपर आपने जो लिखा वो सुनाया। लेकिन सर पूरे देश के शिक्षक इस शो को देखते हैं और वो महाराष्ट्र के कल्चर को जानना चाहते हैं, वहाँ के फोक को सुनना चाहते हैं, वहाँ कौन कौन सी लोक परंपराएं हैं उनको जानना चाहते हैं। तो हम चाहेंगे सर जो भी महाराष्ट्र के प्रमुख लोकगीत हैं आप उनकी कुछ झलक हमारे शिक्षकों को सुना दीजिएगा और थोड़ा उनके बारे में बता भी दीजिएगा। जरूर जरूर। हमारे महाराष्ट्र में सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अभंग परंपरा है जो संतों ने लिखी है। हमारे यहाँ अभंग जो है, अभंगवाणी विंसेंट जोशी ने जो अजरामर की है कि अभंगवाणी। उसके बाद में हमारे महाराष्ट्र में दूसरी एक बात है कि वो नाट्य संगीत है। स्पेशली जो नाट्य संगीत हमारे यहाँ जो होता है यह एक स्पेशली खास है, महाराष्ट्र उसके लिए पहचाना जाता है। उसके बाद में उपशास्त्रीय संगीत में आता है। उसके बाद में हमारे यहाँ एक और गीत प्रकार है धनगर गीत, जो आदिवासी समाज धनगर समाज है उनके गीत अत्यंत प्रसिद्ध है। खंडोबा के गीत है, मल्हारी देव मल्हारी, एक गीत है मल्हारी मारतन का गीत है। मल्हारी देव मल्हारी स्वार घोड्यावरती ढाला, मल्हारी देव मल्हारी स्वार घोड्यावरती ढाला, देवाचं खाण जेजुरीला हे मल्हारी 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 माझा कैवारी, मल्हारी 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 मल्हारी। जेजुरी में एक सुंदर यह है और वहाँ धनगर समाज हमारा जो है वो उसकी स्पेशली गीत है। बहुत गीत है साहब, मैं आपको कितना बताऊँ। अंबाबाई के गीत है मेरे पास में, अंबाबाई के कम से कम 50 गीत मेरे पास में अंबाबाई की स्वतंत्र रचनाएं हैं, लिखी मेरे भाई ने, और मैंने स्वतंत्र तर्ज दी हुई रचनाएं हैं। तुझ्या पायावरी जीव अंबाबाई, तुझ्या पायावरी जीव अंबाबाई, तुझ्या पायावरी जीव अंबाबाई। अंबाबाई के बहुत से गीत है, मैं स्पेशल प्रोग्राम अंबाबाई के गीतों पे कर सकता हूँ। उसके बाद में महाराष्ट्र में और एक है कोळी गीत की परंपरा, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे यहाँ कोळी गीत जो है आज खास उसका दिन है। बादल वारे कंचे गावाची तुला बरं आहे बाबा, मुंबई गावाला लोकल चढायला ये कोळी गीत की परंपरा है। उसके बाद में हमारे महाराष्ट्र में स्पेशल जो है वो लावणी है, जो सातारा, सांगली और कोल्हापुर के एरिया में अत्यंत प्रसिद्ध है। गडी माझी सांडली सातारा साताऱ्याला साताऱ्याला गडी लावणी में भी बहुत प्रकार है। फड़ाक्षी लावणी अलग है,
पेट की लावणी अलग है, पान का बीड़ा देते हैं उसकी लावणी अलग है, और बहुत सी क्वालिटी का है। देखो एक लावणी ऐसी है, याराव जी तुम कसम जी, याराव जी तुम कसम जी, शेरा को तुमची बहर जी, याराव जी तुम बखन डावा टोळा लागला, तुम बखन डावा टोळा लागला, बहुत सी लावणी है, सुंदर सुंदर लावणी है। क्या महाराष्ट्र की परंपरा है। महाराष्ट्र में जितने भी त्योहार होते हैं, गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उसके बाद में हमारे रूरल एरिया में भी ऐसे अनेक से उत्सव है। हमारे यहाँ पे हमारे खानदेश एरिया में, हमारा एरिया जो कहा जाता है उसे खानदेश एरिया कहते हैं। हमारे यहाँ पे कालूबाई उत्सव होता है, कालूबाई उत्सव। कालूबाई डोंगर हिरवगार कालूबाई डोंगर हिरवगार, हे डोंगर हिरवगार कालूबाई डोंगर हिरवगार, हे चंद्रा भरणी चक्रवर्त्या डोंगर हिरवगार, कालूबाई चालली गंगेवरी गमाय चालली गंगे, हे साखर पेरत चालली गमाय पेरत चालली, हे हिरव्या पांगड्या घेसली गमाय कालूबाई उत्सव होता है। हमारे खानदेश एरिया में वही गायन के प्रकार होता है। वही गायन में एक सुंदर से गीत गाया जाता है और डफ और ढोल के साथ में बजाया जाता है, और अत्यंत सुंदर परंपरा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की आपको मैं क्या कहूँ, महाराष्ट्र का जो शिरोमणि है वो है संत ज्ञानेश्वर, हम ऐसा कहेंगे। संत ज्ञानेश्वर की जो परंपरा है, हमारे महाराष्ट्र में जो विठ्ठल पांडुरंग की जो यात्रा होती है, जो यहाँ से पैदल चल के लोग जाते हैं पंढरपुर के लिए, और उस यात्रा में जो आनंद आता है वह वर्णन अवर्णीय है। पीछे पंतप्रधान मोदी साहब ने भी कहा था एक बार कि एक बार आदमी में जीवन में पंढरपुर की यात्रा पैदल करनी चाहिए, ऐसा कहा था मोदी। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं महाराष्ट्र, चूंकि नाम ही महाराष्ट्र है तो उसके बारे में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक जो मेरी जानकारी में सर आया है, आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं शिक्षा विभाग से, और उसके बाद आप वर्तमान में एक महाविद्यालय कल्याणी संगीत विद्यालय, वहां पर प्राचार्य के पद पर हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये आपने लिखी है सर कि आप अब रिटायरमेंट के बाद पीएचडी कर रहे हैं। हाँ सर, ये सही है? मेरा जो विषय पीएचडी का है, आपको पहले ही बता दूं मैं कि अष्टशाप संगीत में मेरा रुचि है, और अष्टशाप संगीत जो है हवेली संगीत, उसके ऊपर मैं पीएचडी के लिए अभी अभ्यासरत हूँ, परीक्षा में पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी शोध निबंध भी मैंने चालू किया है, और अभी सिनॉप्सिस देना बाकी है, थोड़ा सा एक दो बाकी है। लॉकडाउन खुलने के बाद में मैं सिनॉप्सिस दूंगा और आगे उसके कार्य करूंगा। तो सर ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप रिटायरमेंट के बाद पीएचडी कर रहे हैं, और मेरे साथ मेरे कोस्ट बहुगुणा जी के लिए भी बड़ी प्रेरित करने वाली बात है। वो भी रिटायरमेंट के बाद पीएचडी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मोटी मोटी किताबों दिखा के हमको डराते रहते हैं बीच बीच में। सर ये बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात है सर कि आज ऐसे कल फॉर्म भरता हूँ एमए का दोबारा से, कल ही फॉर्म भरता हूँ ओपन यूनिवर्सिटी से। मैंने आप हमें सराह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। प्रभुदत्त जी हवेली संगीत पे बहुत काम हो चुका है, बहुत काम हुआ है। जितना काम हुआ है वो सारा काम पढ़िएगा, सब पढ़िएगा, तब अपनी पीएचडी करिएगा। क्योंकि पीएचडी इस देश में एक ऐसा एक साधन बन गया है कि इधर से टापा उधर से टापा करके पीएचडी हो गए, डॉक्टर कहलाने लग गए, राइट। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, क्योंकि मैं आपको बड़ा भाई कहूँ या छोटा भाई कहूँ मैं नहीं जानता,
लेकिन जितना, देखिए हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था किसी कवि को कि लाख पढ़ तब एक लिख, ठीक है, लाख पढ़ तब एक लिख। हवेली संगीत में बहुत सारा काम हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि आपकी जो पीएचडी बने वो सारा उसमें रिफ्लेक्शन हो और कोई नया निकले। जितना ट्रेवल कर सकते हैं उतना ट्रेवल करिए। और सर जोशी साहब, मैं विनम्रतापूर्वक कहूंगा जी कि मैं बाकायदा मंदिरों में जाता हूँ और कीर्तन के लिए बैठता हूँ, उनके संगत करता हूँ। और मैं जो बड़े बड़े जो हमारे यहाँ पे अष्टशास्त्र संगीत के जो हमारे जो वल्लभपुर के जो यहाँ पर ये है हमारे अध्वर्यु, उनसे जाके मिलता हूँ। हमारे मुंबई में घाटकोपर में हमारे गुरु तुल्य मिलन बाबा है, उनसे मैं जानकारी लेता हूँ। हमारे बुरहानपुर में जो है शिशिर महाराज है, आदरणीय हरिकृष्ण शास्त्री मुखिया जी साहब है, और ऐसे बहुत विद्वान है, उन लोगों से मैं हमेशा परामर्श देते रहता हूँ और गाना सीख रहा हूँ। सर महाराष्ट्र के इधर थोड़ा सा चले जाइए, गोवा में, गोवा के मंदिरों में हवेली संगीत गाया जाता है। गोवा जाइए और इधर कर्नाटक आइए, दोनों जगह सशक्त परंपरा है हवेली संगीत की। मेरी सिर्फ एक मंदिरों में गाया कि हाँ, मेरी सिर्फ दिली एक इच्छा ये है कि जो निकले प्रभुदत्त मिश्र जी से वो अद्वितीय हो। जी बिल्कुल सर, हमें भी उम्मीद है कि आप जो थीसिस लिखेंगे वो एक बहुत अद्वितीय ग्रंथ होगा, क्योंकि आप नौकरी के लिए पीएचडी नहीं कर रहे हैं, आप अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए और ज्ञान को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए पीएचडी कर रहे हैं। तो ये बहुत ही प्रेरणादायक है सर सबके लिए। इसलिए मैंने इस बात का जिक्र किया कि शो को जो भी टीचर देख रहे हो उनको ये नहीं लगे कि हमारी उम्र हो गई है, अब हम पढ़ नहीं सकते, अब हम डिग्री नहीं ले सकते, अब हम किसी काम के नहीं रहे, अब हम रिटायर होने वाले हैं, ऐसा कोई भाव मन में ना आए। और ये मैसेज है कि पढ़ने की, सीखने की कोई उम्र नहीं है। इसलिए मैंने आपकी इस पीएचडी का जिक्र किया सर। वो विदा हो गए हैं सर, नेटवर्क कुछ गड़बड़ हो गया है, तो थोड़ी देर में आएंगे लौट के, मुझे उम्मीद है। तो बोगड़ा सर फिर पीएचडी होगी रिटायरमेंट के बाद? बिल्कुल, अरे मैं अभी कर चुका। असल में क्या हुआ कि मैंने आज से 5 साल पहले यहाँ ओपन यूनिवर्सिटी से फॉर्म भरा जी। अब फॉर्म भरा तो मैंने डाला था कुछ गांधी जी के ऊपर एक वो था, उनका एक एमए का सिलेबस था, कोर्स था। तो 6 महीने बाद उनका फोन आया वहां से, प्रोफेसर साहब ने खुद फोन कर लिया कि साहब आप अकेले आदमी हैं, इसकी अभी किताबें नहीं छपी। हमारे यहाँ विषय तो है लेकिन इसकी चूंकि आप अभी तक किसी ने इस विषय में अप्लाई नहीं किया तो अभी तक किताब नहीं छपी, तो आप ऐसा करिए कोई दूसरा ले लीजिए। हंसने की बात नहीं, मैं आपकी बात मैं हल्द्वानी आया भी सर। और उसके बाद में क्या हुआ कि ऐसा है आपकी फीस हम एडजस्ट कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे बाकी विषय में नहीं करनी, मुझे करनी है, जब आपकी किताब छप जाएगी तो बता देना। नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया सर। पीएचडी के लिए मतलब कैसी किताब है? पीएचडी तो किताबों से थोड़ी होती है। अरे एमए में कम से कम 55% मार्क्स चाहिए, मेरे एमए में 52 है। लेकिन आपने तो एमएससी किया है। अरे नहीं किया, वो भी सब 50% से नीचे हुआ। मैं हाई स्कूल मेरी आपने तो एमएससी किया है। जी देखिए, एक राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी हल्द्वानी के एक टीचर हैं जो उनसे रेगुलर जुड़ते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे टीचर रजनीकांत शुक्ल जी को हमारे साथ जोड़ा है। मैंने कल भी इनके बारे में बताया था आपको। वो भटजी, मैं रजनीकांत जी सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो वो भी आए इस प्रोग्राम में। रजनीकांत का बहुत अच्छा काम है भटजी, आप जरूर लाइए ऐसे टीचर्स को पूरे देश से। ये थोड़े से चूजी हैं, इनका ये कहना था मैं पहले 6 दिन या 10 दिन ये प्रोग्राम देखूंगा तब मैं निर्णय लूंगा कि मेरे को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मतलब, तो मैं रजनीकांत जी से कहूंगा कि हमारी पूरी इनके मतलब हम पूरी दिलों से कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम स्थापित हो, तो उसमें भी आप हमारी मदद कर पाए तो अच्छा रहेगा। सर रजनीकांत जी चूजी होते हैं, चाहे यहाँ वाले हो चाहे तमिलनाडु वाले हो। वो भी सोच समझ के फिल्में साइन करते हैं ना रजनीकांत जी। तो चूजी हैं। देखिए इन्होंने कितना अच्छा कहा है कि गोवा के मंदिरों का तो जवाब नहीं,
गोवा के मंदिरों का भी मैं यही कह रहा था कि समय हमारे पास बहुत कम है, तो मैं क्षमा चाहते हुए सभी हमारे लोगों से सर से कहूंगा, मिसेस सर से, कि सर अंतिम संदेश के रूप में आप कोई गीत, कोई गजल, कोई भजन या कुछ भी आप सुनाना चाहते हो तो सर हमारे दर्शकों को सुनाइएगा, क्योंकि हमारा कार्यक्रम 1 घंटे का होता है, 1.5 घंटा हो गया। मैं सबसे पहले आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय जोशी साहब, आदरणीय श्री सभी हमारे देवकी नंदन जी भट्ट साहब, मुकेश प्रसाद बोगड़ा साहब, उसके बाद में हमें जिन्होंने सहयोग दिया, आदरणीय अपूर्व जी दिल्ली, आदरणीय भरत सिंह जी, आदरणीय वंदना चौहान मैडम, आदरणीय श्रीमती गोकिल मैडम और सभी हमारे सहयोगियों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने हमें इस मौके पर यहाँ आज इस शो में बुलाया। सबसे आखिरी में मैं 2 लाइनें सुनाऊंगा, जो वल्लभ संप्रदाय अष्टजात संगीत की 2 लाइनें सुनाऊंगा, उसके बाद में पसायदान की 2 लाइनें सुनाऊंगा और आपसे क्षमा चाहता हूँ आप कार्यक्रम के लिए। सबसे पहले 2 लाइनें आपको मैं वल्लभ संप्रदाय की सुनाता हूँ। प्रीत बंधी श्री और मन में देखेंगे कंटिन्यू चल रहा है, कमरे में देखिए कंटिन्यू चल रहा है। सर वो बिल्कुल एक्शन में, बढ़िया एक्शन में फ्रीज हुए एकदम से। हाँ ऐसा लगा कि फोटो खींच के लगा दिया वहां पर। एक इनसे पसायदान सुनिएगा, पसायदान के बारे में बड़ा अच्छा लगेगा श्रोताओं को जानकर। महाराष्ट्र में बड़ी, लेकिन वो नेटवर्क दिक्कत कर रहा है सर, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होगी। तो बोगड़ा जी, आप किस सब्जेक्ट में एमए करना चाह रहे थे जिसकी किताबें नहीं छपी थी? सर आपका माइक म्यूट है बोगड़ा जी। गांधी दर्शन पे एमए था, गांधी दर्शन पे एमए था सर। गांधी दर्शन पे दिल्ली के राजघाट, गांधी स्मृति, गांधी दर्शन में इतनी किताबें हैं कि वो यहाँ से लेके दिल्ली से लेके ऋषिकेश तक पूरा कवर कर लेंगी। मेरे पिताजी छप मैं वही रहा हूँ सर, मेरे पिताजी सर्वोदय में ही रहे हैं विनोबा जी के साथ। क्या बात सुनिए, मेरा बचपन गांधी आश्रम में ही गुजरा है सर, पवनार आश्रम में, मध्य प्रदेश में। ये अनुपम मिश्र जी, ये सब पिताजी के हमारे पारिवारिक मित्र हैं। अरे वाह। जो राधा भट्ट जी है मेरी माँ जी की सहेली है, क्लास फेलो वहाँ पछानी आश्रम में। अरे वाह, प्रणाम आपको। तो हम तो धन्य हो गए सर, आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तो मैं तो फौज में चला गया हूँ, अलग विषय है। बचपन मेरा गांधीवादी परंपरा में निकला है सर। तो मैं पीएचडी करना चाहता था, लेकिन उसमें 55% नंबर चाहिए। तो मैंने अब मेरे कभी सर थर्ड डिवीजन से ऊपर कभी आया नहीं आज तक। क्षमा चाहता हूँ, मेरा संपर्क नहीं हो पाया, क्षमा चाहता हूँ। और आखिरी में पसायदान के बारे में 2 लाइन कहता हूँ। जो पसायदान विश्व के लिए हमारे संत ज्ञानेश्वर, इन्होंने विश्व के लिए जो मांगा है वो पसायदान है। उन्होंने उनकी जो पुस्तक लिखी, उन्होंने ग्रंथ ज्ञानेश्वरी, उस ग्रंथ के आखिरी में यह पसायदान लिखा है उन्होंने। और विश्व के लिए क्या मांगा उन्होंने कि मुझे धूप दे, लेकिन कैसी दे, जो मुझे सहन हो सके। प्रकाश दे, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश दे, चंद्रमा दे, लेकिन कैसा दे, अलांछन, यानी उसमें कोई लांछन नहीं हो, ऐसा दे। और बहुत बातें ऐसी कही, अब समय के अभाव से मैंने आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको मैं पसायदान कहूंगा। और उन्होंने यह पसायदान 16वें वर्ष की उम्र में लिखा है। और उन्होंने 21वें वर्ष में उन्होंने समाधि ली है, संजीवन समाधि ली है। वो समाधि उन्होंने आळंदी में ली है। आळंदी में आप जाएंगे तो बहुत सुंदर स्थान है, आळंदी में संजीवन समाधि है उनका। पसायदान में आपको 2 लाइनें शुरू के और आखिर के 2 लाइनें सुनाता हूँ, क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। आता विश्वात्मके देवे येणे वागिनी
यज्ञे पोषावे शोनिमत द्यावे वसाय दानहे चेखळांची व्यंकटी साडू तया सत्कर्मी रती वाढो भूता परस्परे पडू मैत्र जीवाचे दुरितांचे तिमिर दावो विश्व स्वधर्म सूर्य जो जेवांचीन तो नाहो प्राणी जात वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठाची मानियाळी अनवर्त भूमंगळी भेट होता चंद्रमेचे अलांछन मार्तंड जे तापहीना ते सर्वाही सदा सज्जन सोय रे हो किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होऊन तिन्ही भजिजो आदि पुरुषी आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकीये दृष्टादृष्ट विजय होवावे येथ म्हणे श्री विश्वेश्वराव हा होईल दान पसारो येणे मरे ज्ञान देव सुखिया धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक आखिरी में कहूंगा कि यह पसायदान मैं हमारे यहाँ बुरहानपुर में एक अंबर होटल है सुंदर, वहाँ प्रोप्राइटर है आदरणीय होशंग हवलदार साहब। वहाँ पे जितने फॉरेन के टूर आते हैं तो फॉरेन के टूरों के लिए वो मुझे यहाँ से गाने के लिए बुलाते हैं, तो आखिरी में उन फॉरेन के लोगों को यह पसायदान अवश्य सुनाते हैं। वाह, सुनाना चाहिए। पूरे देश के लोगों को मालूम होना चाहिए कि संत ज्ञानेश्वर जी ने क्या किया, क्या कहा। आपका वैश्विक प्रार्थना है, पूरे विश्व की शांति के लिए प्रार्थना। ज्ञानेश्वरी पे विनोबा जी ने बहुत बढ़िया टीका लिखी है सर, बहुत बढ़िया टीका भी लिखी है ज्ञानेश्वरी पे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। प्रभुदत्त सर, आप वाकई जो है प्रभु द्वारा प्रदत्त विशेषताओं के स्वामी हैं, इसलिए आपका नाम भी प्रभुदत्त है। तो मैं सर आपका और विशेष रूप से आपके साथ जो दोनों संगत में लोग बैठे हैं, बहुत ही बेहतरीन आपने आज समय दिया। आप दोनों को भी मेरा प्रणाम, तीनों संगीतकारों को, नमस्कार, हमारा आभार, प्रणाम। थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हेलो बीच में जोशी साहब को मैं स्पेशली धन्यवाद करता हूं और आप सभी को धन्यवाद करता हूं, रुकता हूं। जय हिंद, जय भारत। पूरी टीम को बस आप आए, आपने निमंत्रण स्वीकार किया। जय हो, जय हो। आपकी आवाज में युवाओं की खनक आज भी है। जब आपसे कल आपसे जब फोन पे बात हुई थी तो मुझे लग रहा था कि अभी 40-45 साल के कोई आदमी है जो मेरे से बात कर रहे हैं। जी, तो जोशी सर इस शो के आधार स्तंभ में सर, उनकी वजह से ही हम सब हैं। और ये जो शो हो रहा है उसका मूल में जोशी सर है और बोगड़ा जी का विचार था। तो इतने बड़े बड़े विद्वज्जनों का आभार हमें कैसे करें, शब्द नहीं मिलते हैं। इनको तो रोज ही करते हैं हम, लेकिन आज सिर्फ आपका करेंगे मिस्टर सर, क्योंकि आपने आज की शाम विविधा का आभार। विविधा का भी आभार सर। जी हाँ, थैंक यू। विविधा हमारा चैनल है सर, जिसमें आप पुराने भी ये इसके जो YouTube में देख सकते हैं, पुराने वीडियोज आज तक के जो 50 शो है आपसे पहले के। और कल हमारे साथ इस शो में शाम को हरिद्वार से लाइव होंगे श्री सतीश शास्त्री जी, जो संगीत के तो नहीं है लेकिन संस्कृत और हिंदी के कवि हैं, वो हमारे साथ होंगे। और जोशी सर कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुनते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था
कि प्रभुदत्त जी मैं पहले तो जानना चाहता हूँ चंद्रशेखर चिंचोली जी कैसे हैं, क्योंकि वो हाँ। कोविड से हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। उनकी जरा खोज अच्छा। खबर करते रहिएगा। दूसरा, अच्छा। महाराष्ट्र में जितने गुणवंत टीचर हैं, मैंने महाराष्ट्र अच्छा। संगीत का जो ग्रुप है उसमें भी कहा था, रमाकांत जी को भी कहा मैंने कि वो भी आए, और कल्पना जी जो है वो आ रही है शायद कल परसों में, देखते हैं, उनसे बात हुई थी। और अच्छा। जितने टीचर आप संगीत के हैं वो थोड़े थोड़े अंतराल में आते रहिए और हमें हमारा ज्ञानवर्धन करते रहिए। जितने आप टीचरों को जानते हैं, कलाओं के टीचरों को और विषयों के टीचरों को, तो सारे टीचर जो है वो आए, अच्छा लगता है थोड़ा सा। उत्तरकाशी के कुछ लोगों से बात हुई है, ये इस पर चर्चा करेंगे बाद में, क्योंकि अभी सर 1.25 घंटा हो गया और दर्शकों का समय बहुत कीमती है। हम 1 घंटे से जो है अपराध की श्रेणी में आता है सर, क्योंकि बहुत ज्यादा हम आपसी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं सबका धन्यवाद करते हुए, कल शाम को 7 बजे ठीक सतीश शास्त्री जी लाइव होंगे हरिद्वार से, संस्कृत और हिंदी कवि हैं। मैं आप सभी सज्जनों का पुनः आभार ज्ञापित करता हूँ और रक्षाबंधन की शुभकामनाओं और बधाइयों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।